आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है। आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है। ये जिंदगी है साहब, ये जिंदगी है साहब, यहाँ जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पैराडाइज लॉस्ट पे चर्चा करने वाले हैं। पैराडाइज लॉस्ट पे चर्चा करने वाले हैं और सब ध्यान से देखें। जो भी प्रॉब्लम जिंदगी में आती है उन्हें हम डट कर सामना करने के लिए खड़े हैं। भेजने दे उसे प्रॉब्लम, कोई भी भेजे। तो पैराडाइज लॉस्ट आपको बता दें क्या है। पहली बात तो हमने रिवीजन कराया है, इसको पढ़ा भी चुका हूँ, एक बार पुनः फिर रिवीजन कराऊंगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। आप जॉन मिल्टन पढ़ रहे हैं, अगर पैराडाइज लॉस्ट नहीं पढ़े तो क्या पढ़े। ये उसका सबसे मेन फेमस वर्क है। किसका भाई, किसका? जॉन मिल्टन का। मेरा मानना है इससे बेहतर वर्क उसने अपने लाइफ में लिखा ही नहीं था, सबसे बेस्ट वर्क माना जाता है। पैराडाइज लॉस्ट जो है बाबू 1667 में पब्लिश हुई थी। देखो पैराडाइज लॉस्ट क्या है, एक सेकेंडरी इपिक मानी जाती है। पहली इपिक, पहला कौन सा बुक है, वो बाइबल है। वो बाइबल से उठा करके मैटर लिखे थे हमारे मिल्टन जी ने, इसीलिए इसको सेकेंडरी इपिक माना जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बाइबल से उठाकर स्टोरी लिखी गई है। समझ रहे हैं आप? लिखा किस में गया है, बार बार पूछा गया है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। समझ गए? अगर देखा जाए तो मिल्टन ने 1658 में पैराडाइज लॉस्ट लिखना शुरू किया था। कब लिखना स्टार्ट किया था? 1658 में लिखना स्टार्ट किया था। फिर इन्होंने 1665 में इसको पूरा भी कर लिया था। 1665 में इसको कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इन्होंने पब्लिश 7 सालों बाद किया, क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ल्स सेकेंड का राज आ गया था ना। चार्ल्स सेकेंड गद्दी पे बैठ गया था। ये छुप छुप के कहीं ना कहीं रह रहे थे, इनको डर था कहीं इनको पकड़ ना ली जाए, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा, कुल मिला के चार्ल्स फर्स्ट के विरोधी थे और राजशाही विरोधी थे, तो बहुत सारे पैम्पलेट लिखे थे, तो ये निगाह में थे, इसलिए छुप छुप के जिंदगी काटते थे। लेकिन 7 सालों बाद ये अपने वर्क को पब्लिश कराते हैं। कितने सालों बाद? 7 सालों बाद अपने वर्क को पब्लिश कराते हैं, जो कि आपको भी पता, मुझे भी पता। वो डेट कौन सी थी? वो डेट आपकी पता है, तो वो डेट आपकी 1667 थी। कब पब्लिश हुई पैराडाइज लॉस्ट? 1667 में। ये मैं बाबू मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूँ, डिटेल स्टडी नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, अब याद रखना। तो अब इतने तो बात हो गया ना भाई। 1658 में लिखना स्टार्ट किया, 1665 में पूरा कर दिया, लेकिन इनको थोड़ा प्रॉब्लम रही, इसलिए इन्होंने 7 सालों तक अपने वर्क को पब्लिश नहीं कराया, क्योंकि इनकी जिंदगी अंधेरों में कट रही थी। तो इन्होंने लेकिन बाद में निश्चय लिया, तो 1667 में इसको पब्लिश कराया। कब पब्लिश कराया भाई? 1667 में पब्लिश कराया है, याद रखना है। जब 1667 में पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश कराया गया तो कितनी किताबें थी? 10 किताबें थी। याद रखना, लोग इतना रट्टा मारे हैं कि पैराडाइज लॉस्ट 1667 में पब्लिश हुई। अरे पूछ लिया कितनी किताबें थी तो वहीं फंस जाओगे। 10 किताबें थी। लेकिन जब दोबारा पब्लिश कराई गई 1674 में, तो 2 बुक और बढ़ाई गई थी, तो टोटल कितनी किताबें हो गई? 12 किताबें हो गई। 12 किताबें हैं। आपसे पूछा जाए पैराडाइज लॉस्ट कितनी किताबें हैं? 12 किताबें हैं। समझ गए आप? अब पैराडाइज लॉस्ट को लिखने से पहले मिल्टन ने कहीं ना कहीं इनका ये विचार बना था कि वो किंग आर्थर पे ये कहानी लिखें। किस पे लिखने की बात विचार बनाए थे? किंग आर्थर पे। आपको भी पता, मुझे पता, स्पेंसर ने लिखा है किंग आर्थर पे। अरे भाई आपको पता नहीं है? स्पेंसर लिखे हैं, एडमंड स्पेंसर ने बहुत सारे वर्क लिखा है। लेकिन बाद में निश्चय किया कि हम बाइबल की एक कहानी फॉल ऑफ मैन से लेंगे। फॉल ऑफ मैन से लेकर के मैटर लिखा था। तो आपसे पूछा जाए कि पैराडाइज लॉस्ट में किस कहानी को दिखाया गया है, तो आप बोलेंगे फॉल ऑफ मैन। और ये कहानी कहाँ की है? बाइबल की है। कहाँ की है ये? बाइबल की कहानी है। फॉल ऑफ मैन कहाँ की कहानी है? आप फॉल ऑफ मैन नहीं समझ रहे हो? अरे भाई आदमी का पतन कैसे हुआ, आदमी कैसे पापी हुआ, यही चीज दिखाने का प्रयास किया गया है। पढ़ोगे कि एक ईव के चक्कर में ये आदमी एडम जो था, और उसने कहीं ना कहीं भगवान के सामने गुनाह कर दिया, क्योंकि उसे नॉलेज ऑफ फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने के लिए मना किया गया था। लेकिन क्या हुआ? ईव ने खा लिया था, और बाद में एडम को भी खाना पड़ा उस फल को। उसे इस बात की डर थी कहीं मुझसे ईव दूर ना हो जाए, तो उसने पाप किया था एक लड़की के लिए। याद रखना है, हर जगह लड़की आती हैं भाई जिंदगी। हाँ, हर जगह लड़कियां ही प्रॉब्लम देती, लड़कियां ही। बताइए हम लोग को जिंदगी बर्बाद करने वाली कौन है? एक लड़की है। समझ रहे हैं आप? तो भाई एडम, देखो
आपको भी पता, मुझे भी पता। हम्म, सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। हम भगवान ने बनाया था एडम को, पता ही है, पहला पुरुष है जो मनुष्य जाति का पिता माना जाता है ना। लेकिन इसका विचार ये धारा था गॉड से, कहा कि हे प्रभु, सबका जोड़ा आपने बनाया है, मेरा भी जोड़ा आप बना दीजिए। तो ये भगवान से प्रार्थना करता है, तो क्या होता है, तब ये होता है, तो भगवान कहीं ना कहीं ये सोचते हैं हाँ यार इसका भी जोड़ा बनाया। तो एडम की रिब यानी पसली से निकाल करके उन्होंने ईव को बनाया। किसको बनाया? ईव को बनाया। और ईव ने ही गलती की थी। पहले फ्रूट ऑफ नॉलेज किसने खाया था? ईव ने खाया था, याद रखना, बाद में एडम ने खाया था। अब फिर से आगे भाई देखिए, जब पैराडाइज लॉस्ट की जो कॉपीराइट बिकी, पैराडाइज की जो किताबों की कॉपियां बिकी, तो मिल्टन ने कितना पैसा कमाया था उससे? 5 पाउंड्स। ये बड़े बड़े टीचर बताते भी हैं कि सबसे पहले मिल्टन ने कितना पैसा कमाया था? 5 पाउंड्स। लेकिन इसके बाद मिल्टन एक भी रुपए नहीं पा पाते क्योंकि उनकी मौत हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है? मौत। तब उनकी वाइफ 8 पाउंड पाती है। उनकी जो विधवा थी वो कितना पाती है? 8 पाउंड पाती है। कितना पाती है? 8 पाउंड। सैमुअल सीमन ने ही इस वर्क को पब्लिश, इनके ही प्रिंट मशीन में ये वर्क पब्लिश हुआ था, याद रखना है। पैराडाइज लॉस्ट किसके मशीन पब्लिश हुआ था? सैमुअल सीमंस के। और इनकी वाइफ कितना पाती है? 8 पाउंड पाती है। मिल्टन कितना पाते हैं? 5 पाउंड पाते हैं। समझ गए? अपने बुक के लिए जब उनका लाइफ टाइम वो जिंदा थे उतना पैसा ये पाए थे, कितना? 5 पाउंड। और बाद में उनकी वाइफ 8 पाउंड पाती। लेकिन टोटल कमाई कितनी हुई थी पैराडाइज लॉस्ट की? आपसे पूछा जाए तो 28 पाउंड की टोटल कमाई हुई थी। ये बहुत ही महान वर्क माना जाता है, ये बात याद रखना है। कितनी बार बताया हूं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पैराडाइज लॉस्ट की सबसे लंबी किताब कौन सी है, तो 9वीं किताब सबसे लंबी है। उसकी टोटल लाइन कितनी है? 1189 लाइन है। आपसे ये पेपर में पूछ सकता है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो समझ रहे हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट की सबसे लंबी किताब कौन है? 9वीं है। और कितनी लाइन है वो? 1189 लाइन में है। और सबसे छोटी किताब कौन है? 7वीं है, जिसमें 640 लाइन है। समझ गए? अब आगे पूछा जाता है कि ये जो पैराडाइज लॉस्ट की जो कहानी है, द फॉल ऑफ मैन, ये किस बाइबल से उठाकर ये कहानी लिखी गई है? तो आप पूछेंगे ये कहानी लिखी गई है ओल्ड टेस्टामेंट से उठा करके। बाइबल का ही एक भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, याद रखना है। उसी से कहानी उठाकर हमारे मिल्टन जी ने लिखा था। समझ गए? ओल्ड टेस्टामेंट से ये कहानी ली गई थी। आगे अब ये सब तो मैंने बता ही दिया था कि मिल्टन ने जब पैराडाइज लॉस्ट लिख रहे थे तो उन्होंने कई सारे इपिक पढ़े थे, तब उन्होंने इपिक के आधार पर इसको लिखा था। समझ गए? पैराडाइज लॉस्ट का हीरो एडम माना जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कब? 10 किताबों में। पहली किताबों में सैटन को माना जाता है क्योंकि एडम की चर्चा उसमें नहीं है। पहली किताब में सैटन हीरो है, लेकिन 10 किताबों में लास्ट में कौन हीरो है? एडम है। अब देखो, एडम कहीं ना कहीं ईव के प्यार के वजह से कमजोर दिखाया गया है। एडम किसके प्यार को कमजोर दिखाया गया है? ईव के प्यार वजह से कमजोर दिखाया गया है। आपसे पूछा जाता है, कितनी बार पूछा गया है, ये याद रखिएगा कि भाई हर इंसान का पतन एक लड़की करती है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये बंदा जब अकेला था तो भगवान से कहा, हे प्रभु मैं अकेले कैसे रह सकता हूं, कोई तो जोड़ीदार दो। तो भगवान ने इसके लिए ईव बनाई। किससे बनाई? इसकी पसली से, रिब से बनाई थी। जब ये ईव को पाता है, समझ रहे हो, तो बड़ा ही प्रसन्न रहता है। लेकिन ये ईव ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। कौन सी मिस्टेक की? क्योंकि सैटन जो था, लूसीफर जो पहले एंजल हुआ करता था, सैटन सांप का रूप धारण करके आके कहता है, ईव ये जो आप देख रही हैं फ्रूट ऑफ नॉलेज, जो फल है बहुत ही मीठा है, इसे आप खा लीजिए, बहुत सुंदर बन जाएंगी। तो ये सैटन एक राक्षस था, आपको बताएं, ये इसको वो करता है कि इसको खा लो। तो ईव उस फल को खा लेती है। उस फल को खा लेती है तो ये जब खा लेती है, तो अब भगवान ने मना भी किया था कि एडम किसी भी हालत में फ्रूट ऑफ
नॉलेज को नहीं खाना है, लेकिन ये ईव खा लेती है। जब ईव खा लेती तो पता चलता है एडम को कि ये फल जो है भाई ईव ने खा लिया है, तो एडम जाता है डर। एडम जाता है डर, कहता है कि अब क्या होगा, अब भगवान इसको सजा देंगे, भगवान इसको सजा देंगे। तब एडम ने भी जानबूझकर उस फल को खा लेता है। तब भगवान हो जाते हैं नाराज, दोनों को पैराडाइज लॉस्ट कर देते हैं। ये कहानी इसी पे आधारित है। आप डिटेल में स्टडी कभी करिएगा, मैं तो फैक्ट पढ़ा रहा हूं भाई, क्योंकि पेपर नजदीक है। मैं कोई कहानी वानी नहीं बताने वाला हूं, फैक्ट बताऊंगा। दूसरी बात है, जब पैराडाइज लॉस्ट लिखने शुरुआत थी, जब मिल्टन जी पैराडाइज लिखना शुरू किए थे, उन्होंने एक देवी की प्रार्थना की थी। उस देवी का नाम था गॉडेस म्यूस। याद रखिएगा, पहले ही पूछा जाता है कि मिल्टन ने जब पैराडाइज लॉस्ट लिखना शुरू किया तो कौन सी देवी की पूजा की थी? गॉडेस म्यूस, जिसे यूरेनिया बोला जाता है। अभी आएगा, नाम नहीं दिया है लेकिन मुझे याद है यूरेनिया नाम की देवी थी, उसी का क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब देखो, वो इन्वोकेशन है, वो प्रार्थना की लाइनें हैं, वो एलटी में आ भी चुका है, आप लोग याद कर लेंगे। उसमें मुझे हिंदी याद है, उन्होंने कहा, हे देवी, मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जो भी गलती हो मुझे माफ करना और मुझे साथ देना। ये उसमें बोलते हैं, वो इन्वोकेशन है, आप उस लाइन को याद रखेंगे, वो यहाँ पर दिया नहीं है। तो वो क्या है, इन्वोकेशन लिखे थे, याद रखना है। पैराडाइज लॉस्ट को लिखने से पहले शुरुआत में क्या लिखे थे हमारे मिल्टन जी ने? इन्वोकेशन लिखे थे। इन्वोकेशन का मतलब होता है प्रार्थना बाबू, पहली बात समझना, याद रखना। अब आगे देखो भाई, रैफेल कौन था? अगर आपसे पूछा जाए, ये एक एंजल था। ये क्या है? एक देवदूत था। समझ रहे हो आप? मेरी बात को समझो। इसका काम था मैसेंजर, यानी संदेशवाहक। समझते हैं आप? समझते ही, संदेशवाहक, संदेशा पहुंचाने का काम इसका था दोस्त। क्या काम था इसका? संदेशा। सुनो, जब सैटन ईडन ऑफ गार्डन में घुसता है तो भगवान द्वारा रैफेल को भेजा जाता है, कहते हैं कि जा करके एडम को सारी सूचना बता दो कि एक शैतान सैटन है जो तुम लोग को पापी बनाना चाहता है। तो रैफेल आकर के एडम को सारी सूचनाएं देता है कि स्वर्ग में युद्ध हुआ था, एडम को सैटन को नर की ओर भेजा गया था और भगवान ने उसके विद्रोह को उसको सजा दिया था, उसको अलग किए थे। तो सब बता, और तुम लोगों को भी वो सैटन आकर के क्या कर रहा है? टेम्पटेशन करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए क्या करना है? वार्न करने आया था। किसको भाई? एडम को। याद रखना है। कहानी अगर पढ़े रहोगे तभी समझ में आएगा, क्यों बीच बीच की बातें हैं, पल्ले नहीं पड़ेंगी। कहानी अगर पढ़े रहोगे तभी समझ में आएगा, क्यों फैक्ट है ना, फैक्ट में हम स्टोरी नहीं बताते। समझ रहे हो? आगे चलते। कहानी तो भाई सीधा पैराडाइज लॉस्ट लिख पढ़ाना पड़ेगा। ये फैक्ट है। क्या करेंगे? चलिए शांत रहिए, अब आगे चलते हैं भाई। कुछ बातें हैं। देखिए, शैली कौन था? पीवी शैली बहुत ही रोमांटिक एज का बहुत बड़ा कवि था, आपको पता है। ये बंदा तीन मतलब दो लड़कियों से शादी करता है। पहली लड़की को छोड़ देता है, दूसरी विलियम गॉडविन की बेटी शादी करता है। इसका कहीं ना कहीं रोमांटिक तरीके से मूड भी था। आप इसको पढ़ेंगे, पीजीटी का राइटर है, बहुत ही अच्छा राइटर है, समझ रहे हैं आप? इसको पढ़िएगा, बड़ा मजेदार राइटर है, इसने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, बड़ी फेमस वर्क हैं। तो सुनिए, जब शैली पढ़ता है पैराडाइज लॉस्ट को, वो पैराडाइज लॉस्ट में सैटन को हीरो मानता है। क्यों मान रहा है? अब मेरी बात समझिएगा, इसको पढ़ने के बाद इसको, क्योंकि बुक फर्स्ट में पैराडाइज लॉस्ट में एडम की चर्चा नहीं है, केवल सैटन की चर्चा है। क्योंकि इसका पहले नाम लूसीफर था। इसका नाम क्या था? लूसीफर था। बाद में ये सैटन बना था। और पहले किताब में प्रोटागोनिस्ट किसको माना जाता है? वास्तव में सैटन को ही माना जाता है। तो ये सही बोले थे, गलत नहीं बोले थे। दूसरी बात, और कुछ इसमें बताना है दोस्तों? बाकी सब मैंने बता ही दिया है, पढ़ा ही दिया है, लेकिन और कुछ बताना चाहूं तो आपको बता देता हूं। इसमें सब कुछ ये भी बताए थे आपको, ये भी बता दे रहा हूं। चलिए इसको बता रहा हूं। देखिए, पैराडाइज लॉस्ट में देखा जाए, मिल्टन कहीं ना कहीं ये प्रार्थना करते हैं, वो तो मैं बता ही चुका हूं, वही दोबारा रिपीट है। यूरेनिया, देखिए देवी का नाम बताया था ना, कौन सी देवी थी? यूरेनिया, वही देवी थी। इसी का प्रार्थना करने के बाद वो वर्क को लिखना शुरू किए थे। याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि मिल्टन ने जब पैराडाइज लॉस्ट लिखना शुरू किया तो कौन सी देवी की पूजा की थी? यूरेनिया। समझ गए? वो कौन सी बुक थी? आप देख लें, बुक फर्स्ट है। समझ रहे हैं आप? आगे चलते।
अब देखिए, मेरी बात को यहां समझने का प्रयास करिए। सुनिए, सैटर्न कौन था? लूसीफर था। समझ रहे हैं आप? सैटर्न लूसीफर था। जब वो ईडन ऑफ गार्डन में घुसने का प्रयास करता है तो वो कहीं ना कहीं वो शैतान था, तो उसने एक देवदूत का रूप धारण किया। पहले कौन सा देवदूत का रूप धारण किया? पहले उसने चेरब। कौन सा? आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। सैटर्न जब ईडन ऑफ गार्डन में घुसने का प्रयास किया था, वो अपने असली रूप में नहीं आया था। उसने कौन सा रूप धारण किया था? चेरब। चेरब जैसा रूप धारण किया था। ये भी एक क्या था? स्वर्ग का देवदूत था। फिर दूसरा रूप कौन सा धारण किया था? बताइए। कॉर्न मॉर्नेंट, दूसरा रूप ये धारण किया था। तीसरा कौन सा? लास्ट में वो सांप बना था। लास्ट में क्या बना था? सांप बना था। और ईव को क्या किया था? उसने बहका के फुसका के फ्रूट ऑफ नॉलेज खिला दिया था, जिसके वजह से भगवान नाराज हो गए थे। याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, आप कहानी पढ़ेंगे तो पता चल गया। सैटर्न कौन था? आपसे पूछा जाता है। तो ये पहले क्या था? एंजल था। इसका नाम लूसीफर था। लेकिन जब इसको नर्क में भेज दिया गया तो ये क्या बन गया था? तब ये क्या बन गया था? तब ये सैटर्न बना था। समझ रहे हैं? तब ये सैटर्न बना था। आपसे पूछ लेता है कभी कभी। एडम कौन था? एडम आपको पता है ये क्या कौन था? आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा। ये पहला मादा था या पहला मनुष्य था जो पृथ्वी पे आया था। समझ गए? और इसके साथ ईव को भी बनाया गया था। किस लिए भाई? गार्डन ऑफ ईडन की रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए, कि आपको इसको सेवा करना है। ईव कौन थी? आपसे पूछा जाए तो ये पहली मादा थी। देखो, एडम पहला पुरुष था, तो ये पहली क्या थी? मादा थी। समझ गए? जो बच्चे पैदा करने के काम करती उसको मादा बोलते हैं। पहली बात। अब वो पूछा जाए को ईव को कहां से बनाया गया था? एडम के रिब से बनाया गया था। समझ गए आप? गॉड कौन थे? गॉड दर्शन कौन थे? ये जीसस क्राइस्ट थे। गॉड दर्शन कौन थे? जीसस क्राइस्ट थे। ये कहीं ना कहीं आपको पैराडाइज रिगेंड में आपको दिखते हैं, जो हीरो बनते हैं, एक इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। ये सब बताया गया। अब आगे पूछा जाए ब्लिज़बब कौन था? ये सैटर्न का कहीं ना कहीं सेकंड कमांड था। ये देखो भाई, मेरी बात समझो। जब स्वर्ग में युद्ध हुआ था तो ये कहीं ना कहीं मंत्री पद संभाला हुआ था, और ये सैटर्न को कहीं ना कहीं कहता है कि हम लोग अपना राज्य चाहते हैं, इसलिए युद्ध करो गॉड से। तो युद्ध करने की सबसे पहला राय यही दिया था ब्लिज़बब। याद रखना है। तो इसी वजह से स्वर्ग में युद्ध हुआ था। एक तरफ सैटर्न की आर्मी थी, एक तरफ गॉड की आर्मी थी। बेलियल कौन था? कहीं ना कहीं ये बहुत ही मुख्य राक्षस था नरक में। नरक में सबसे मुख्य राक्षस था, और यही सबसे पहले स्वर्ग में विद्रोह करता है। कौन? बेलियल। याद रखना है आपको। मैमोन कौन था? मैमोन एक ऐसा राक्षस था, ऐसा डेविल था, जो सैटर्न के लिए नरक में महल बनाता है। उस महल का नाम क्या था? नहीं, गलत हो गया भाई। मैमन, ये तो मुलिस्बर होगा। मैमन क्या था? एक ऐसा राक्षस था जो कहीं ना कहीं धन के प्रतीक के रूप में बाइबल में जाना जाता है। जो धन का प्रतीक होता है बाइबल में, उस एंजल को मैमोन को जाना जाता है। समझ गए? अब मेरी बात सुनिए। मुलिस्बर कौन था? मुलिस्बर एक ऐसा शैतान था, एक ऐसा एंजल था जो सैटर्न के लिए महल बनाता है। उस महल का नाम क्या था? पैंडामोनियन। समझ गए? पैंडामोनियन कहाँ महल है? राज्य है, नर्क का है। और ये किसके लिए बनाया गया था? सैटर्न के लिए बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? मुलिस्बर द्वारा बनाया गया था। ये सब पूछता है। मलोक कौन था? मेलोक कौन था? बताइए। ये एक कहीं ना कहीं हमारे अंदाज से सैटर्न का एक बहुत ही मुख्य आदमी था। जब सैटर्न को किसी को मारना होता है तो इसी बंदे को भेजता था और उसकी मौत ये कर देता था। समझ रहे हो? ये कुल मिला के मृत्युदंड अधिकारी था। समझ गए आप? सिन कौन थी? ये सैटर्न की बेटी थी। ये कौन थी भाई? सैटर्न की बेटी थी। याद रखना है। जो जब सैटर्न को नर्क में भगाया गया था तो ये भी साथ में चली आई थी। डेथ कौन है? ये कहीं ना कहीं सैटर्न का बेटा है, क्योंकि सैटर्न अपनी ही बेटी को प्रेग्नेंट करता है सिन को, तब ये पैदा होता है। कौन? डेथ। याद रखना है आपको। गैब्रियल कौन था? ये कहीं ना कहीं गार्डन ऑफ ईडन का रक्षा करने वाला, मतलब कहीं ना कहीं गार्ड करने वाला काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस स्टेशन में गार्ड होता है, उसे गार्ड करने का ईडन ऑफ गार्डन का काम कौन था? गैब्रियल का। समझ गए? एब्डियल कौन था? आगे बचा है यूरियल। यूरियल एक ऐसा एंजल था जो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर गार्ड करता था, पृथ्वी की रक्षा करता था।
आपसे ये करेक्टर आपसे पूछा जाए, एबडियल कौन था, इस पे पेपर आ चुका, क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी में, ये करेक्टर क्वेश्चन आ चुका है। एबडियल एक ऐसा करेक्टर है दोस्त, सबसे पहले ये सैटर्न के साथ युद्ध करता है, लेकिन सैटर्न से इसकी बहस हो जाती है, कहता है कि तुम गलत हो, हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे। तो फिर बाद में किसके साथ हो जाता है, ये गॉड के साथ हो जाता है। किसके साथ हो जाता है, गॉड के साथ हो जाता है। कौन, एबडियल। एबडियल ही एक ऐसा एंजल था जो बाद में पहले सैटर्न के साथ रहता लेकिन बाद में गॉड के साथ होता है। माइकल कौन था, माइकल कहीं ना कहीं आर्क एंजल का मुख्य था। जब स्वर्ग में युद्ध हो रहा था तो माइकल ही अपनी आर्मी लेकर के किससे लड़ाई करता है, किससे लड़ाई करता है, आपको पता है सैटर्न से लड़ाई होती है। सैटर्न जब, तो ये वहां पे मुख्य एंजल था, लड़ने के लिए सैटर्न के विरुद्ध खड़ा हुआ था स्वर्ग में, स्वर्ग के युद्ध में, समझ गए। इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने है, ये सब आप याद कर लेंगे। बाकी चलते हैं अब पैराडाइज रिगेंट के बारे में। ये बुक देखो, हमने जितना हो सकता था मैं रिवीजन करा रहा हूँ बाबू, इसी से क्वेश्चन आएंगे, कहो स्टाम्प पेपर में लिख दूं, लिखित बता रहा हूँ, यही से पूरा पूछेगा, सीधा करेक्टर पूछेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बोलते हैं निचोड़, इसको क्या बोलते हैं, निचोड़, किसी वर्क का निचोड़ मैं लाया हूं, समझ गए। ये कहीं ना कहीं थॉमस एलवुड के रिक्वेस्ट पे लिखा गया वर्क था। आपसे पूछा जाए पैराडाइज रिगेंट का मतलब क्या है, पैराडाइज का मतलब क्या होता है, किसी को हटा देना, भगा देना। रीगेंट मतलब मतलब पुनः, गेंड माने प्राप्त करना। देखो पहले बुक में उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट की कहानी दी कि कैसे व्यक्ति को या पैराडाइज लॉस्ट किया गया था, तब इसमें क्या करेंगे, पुनः प्राप्त करने की बात करेंगे। पैराडाइज रीगेंट कैसे, मतलब इंसान कैसे स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, ये बात है। तो जीसस क्राइस्ट आपको इसमें कहानी देखेंगे कि सारे मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर ले लेते हैं, ये पूरी कहानी इसमें आप दिखती है पैराडाइज रिगेंट में। पैराडाइज रिगेंट किसमें कब आया था, 1671 में आया था। कब आया था, 1671। ये किसके कहने पे लिखा गया था, थॉमस एलवुड के कहने पे लिखा गया था। थॉमस एलवुड ने कहा कि भाई आपने तो पैराडाइज लॉस्ट में ये दिखाया कि माना कि एडम और ईव ने गलती की, उनको पृथ्वी पर भगा दिया गया, ईडन ऑफ गार्डन से निकाल दिया गया, पुनः ईडन ऑफ गार्डन या स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए क्या होगा, उसके बारे में तो आपने उत्तर लिखा ही नहीं, ये एक प्रश्न बन गया है। तो आपने कभी कभी पढ़ा होगा, आपने कभी कभी एक मूवी देखी होगी, शायद आपको पता होगा बाहुबली। बाहुबली में एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ दिया था, किसने, डायरेक्टर ने, कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो उसी तरीके पैराडाइज लॉस्ट में भी प्रश्न ये बन गया कि भाई एडम और ईव को तो भाई मान लीजिए गलती से निकाल दिया गया ईडन ऑफ गार्डन में, स्वर्ग से, लेकिन पुनः इंसान ईडन ऑफ गार्डन को कैसे प्राप्त करे, ये चीज उन्होंने इसमें दिखाया है, किसमें, इस वर्क में, समझ गए। तो फिर से याद रखिएगा, पैराडाइज रिगेंट किसके कहने पे लिखा गया था, थॉमस एलवुड के कहने पे लिखा गया था, समझ गए। और ये बातें उन्होंने कही है, आपके सामने है, दाऊ हैज सेड मच हियर, पैराडाइज लॉस्ट बट व्हाट लास्ट दाऊ पैराडाइज फाउंड, यही बात तो मैंने बताया कि थॉमस एलवुड ने कहा, आपने पहले किताब में तो ये दिखाया कि इंसान मान लीजिए पैराडाइज लॉस्ट को खो दिया है, लेकिन पुनः कैसे प्राप्त करे। तो मिल्टन को यार ये मन में प्रश्न उठा, तब इसलिए इन्होंने ये वर्क को लिखा। कौन से वर्क को, पैराडाइज रिगेंट को लिखा। तो याद रखना है, मिल्टन ने कहीं ना कहीं इसको पैराडाइज रिगेंट को सीकिंग एपिंग का दर्जा देके लिखा था। और कितने किताबों में लिखा गया था, 4 किताबों में। अब आपसे पूछा जाए पैराडाइज लॉस्ट कितनी किताब में है, 12 किताब में। पैराडाइज रिगेंट कितनी किताब में है, 4 किताब में। ये सब मेन बातें याद रखेंगे। पैराडाइज रिगेंट कब आया था, 1671 में आया था। और ये किस पे आधारित है, ये गॉस्पल ऑफ लूक्स के वर्सन पे आधारित है। किस पे आधारित है, गॉस्पल ऑफ लूक्स के वर्सन पे आधारित है ये वर्क। कौन भाई, पैराडाइज रिगेंट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, ये उसी पे आधारित है, समझ गए। इसमें क्या दिखाया गया है, जीसस क्राइस्ट को टेम्पटेशन किया जाता है। कहीं ना कहीं सैटन इतना कुछ करता है कि जीसस क्राइस्ट पापी हो जाएं, खराब हो जाएं। जैसे मैंने एडम को बहला फुसला के बेकार किया था, पापी बनाया था, वैसे हम क्राइस्ट को भी बना दे, टेम्पटेशन कर दें, लेकिन उसका असफल रहता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट तो स्वयं भगवान थे, उनको सैटन कैसे टेम्पटेशन कर पाएगा, बस क्या है, नहीं ना। इसीलिए ये दिखाया गया। एक बंदा था, उसका नाम था नॉर्थरोप फायर। उसने क्या कहा था, उसने कहा था पैराडाइज रिगेंट कुल मिलाकर एक यूनिक वर्क है, समझ गए। उनके विचार, मिल्टन के विचार में ये यूनिक वर्क माना जाता है। उन्होंने अपना सबसे अच्छा बेस्ट दिया था। और उनका आपसे ये भी पूछा जाता है कि
मिल्टन का फेवरेट इपिक कौन है? पैराडाइज रीगेंट, याद रखना है क्योंकि तो वो प्रश्न बना रहा था, इसका इसमें आंसर है। पैराडाइज रीगेंट 1671 में आया था। ये तो टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट को दिखाता है, भगवान जीसस के टेम्पटेशन करने की कहानी को दिखाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें कहीं ना कहीं एक प्रोज वर्क की थोड़ी बहुत थीम शामिल की गई थी, क्योंकि आपको पता है मिल्टन की पहली वाइफ छोड़ के चली गई थी और उसके लिए उन्होंने डी डॉक्ट्रिमा क्रिस्टीना नाम का कोई वर्क लिखा था, समझ गए? वो चीज दिखाया गया है। अब आगे ये भाई सुनो, ये कहीं ना कहीं जब पैराडाइज रीगेंट लिख रहे थे उनकी वो कहाँ लिखे थे इसको? ये मिल्टन की कुटिया थी, कहाँ पड़ती है? कैलफॉन्ट में, जो एसटी गर्ल्स बकिंघमशायर में था, ये वहीं पर पैराडाइज रीगेंट को लिखा था। आपसे पूछा जाए मिल्टन का प्रोज वर्क कितना है, समझ रहे हैं? मिल्टन का प्रोज वर्क आपके सामने आया है, ऑफ रिफॉर्मेशन 1641 में आया, मिल्टन का प्रोज वर्क है। ऑफ प्रीलैटिकल एपिस्कोप्सी ये 1641 में आया था, ये मिल्टन का प्रोज वर्क है। एपोलॉजी फॉर सेंटोनियम 1642 में आया था, ये क्या है? मिल्टन का प्रोज वर्क है। डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, जो पहली वाइफ चली गई थी उसके लिए लिखा था, ये 1643 में आया, ये भी क्या है? प्रोज वर्क है। जजमेंट ऑफ मार्टिन बुशबर्ग कंसर्निंग डाइवोर्स, ये 1644 में आया, ये भी क्या है? मिल्टन का प्रोज वर्क है। ऑफ एजुकेशन, ये क्या है? मिल्टन का प्रोज वर्क है, 1644 में आया। इसको याद रखो, सीधा पेपर में देगा मिल्टन का कौन सा वर्क है, ये याद रखोगे, सीधा याद रखना है। हम याद करेंगे इसको भाई, तुमको याद करना है। एरोपैजिटिका क्या है? प्रोज वर्क है, 1644 में आया था। ट्रेटार्डन क्या है? ये 1645 में प्रोज वर्क है। कोलेस्ट्रेरियन क्या है? ये 1645 में, ये भी प्रोज वर्क है। द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स 1649 में, ये भी क्या है? प्रोज वर्क है। डिफेंसियो प्रो पॉपुलियो एग्लिकानो, ये 1651 में आया, ये भी प्रोज वर्क है, समझ गए? डिफेंसियो सेकंडा, ये क्या है? 1654 में आया, ये भी प्रोज वर्क है। डिफेंसियो प्रोज 1655 में आया, ये भी क्या है? प्रोज वर्क है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670 में आया, जो कि फिनिश नहीं रहा, अनफिनिश, मतलब इसको लिखने से पहले ही हमारे मिल्टन जी की मौत हो गई थी, ये भी क्या है? प्रोज वर्क है। ऑफ ट्रू रिलीजन, ये क्या है? आपका प्रोज वर्क है, 1673 में आया। अब पोएट्री की बात किया जाए और ड्रामा की बात किया जाए, उन्होंने पोएट्री ड्रामा भी लिखा है, तो आपको बता दें तो ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी, ये 1629 में आया था, इनका यह वर्क है। ये एक पोएट्री है, ये क्या है? ये पोएट्री है, समझ लीजिए। पहले ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी आपसे पूछे गई है क्या, तो आप बचाएंगे 1629 में, ये पोएट्री है। ऑन शेक्सपियर लिखा था 1630 में, ये क्या है? पोएट्री है। ये कहीं ना कहीं शेक्सपियर के इसमें प्रशंसा किए हैं, वो कहते हैं कि शेक्सपियर तुम्हें वो हड्डी, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम इतना कुछ नाम कमा लियो, तुम्हें कोई जरूरी नहीं है कोई इफेटैप पे कुछ कहीं तुम्हें दफनाए, कहीं तुम्हें मंजिल में दफनाए, लेकिन तुम्हारा नाम तो बहुत दूर दूर तक चला गया है। बहुत अच्छी कविता है, आप पढ़ेंगे जब ऑन शेक्सपियर, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। बड़ा ही प्रशंसा किया है, जो भी हृदय में उनके लिए था शेक्सपियर का, वो सब खोल कर रख दिए इस वर्क में। ऑन शेक्सपियर 1630 में आया था, समझ गए? टू द नाइटिंगेल अ सोनेट 1631 में आया था। ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, जो 1631 में आया, ये भी क्या है? पोएट्री है। आर्केडस 1630 में आया, ये भी क्या है? पोएट्री है। एलेग्रो एल पेंसारो 1631-34 में आया, ये भी पोएट्री है। कामस, ये मास्क प्ले है, ये आप देखो, ये प्ले हैं, ये बाबू ये प्ले हैं, इधर देखो ये प्ले आ रहे हैं। आर्केडस प्ले है, एलेग्रो एल पेंसारो ये मास्क प्ले हैं, ये पूछा जाता है। कामस क्या है? 1634 में आया, मास्क प्ले है। लिसिडस लंबी चौड़ी कविता है, ये कविता में आती है। पैराडाइज लॉस्ट आपको पता है इपिक है। पैराडाइज रीगेंट क्या है? शॉर्ट इपिक, सीक्वल माना जाता है। सैमसन एगोनिस्ट एक क्लोसेट ड्रामा है। सैमसन एगोनिस्ट क्या है? क्लोसेट ड्रामा है, 1671 में आया। ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पढ़ लेना, समझ रहे हो? इसमें मिल्टन ने अपने जीवन को दिखाने का प्रयास किया है इस वर्क में। आप कुछ की पॉइंट से बात किया जाए जॉन मिल्टन की, तो जॉन मिल्टन की पॉइंट्स तो आपको पता ही है, मैं तो पूरा पढ़ा दिया हूं, फिर भी रिवीजन कर दे रहा हूं। देखो भाई, पैराडाइज लॉस्ट कहीं ना कहीं मास्टरपीस माना जाता है बाइबल इपिक पोएम में, समझ गए? और ये कहीं ना कहीं एडम और ईव की कहानी को दिखाता है,
समझ रहे हैं आप। और थीम क्या दिखाई जा रही है इसमें, इसमें फ्री विल मतलब स्वतंत्र इच्छा को दिखाई जाती है, और जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघना होती है वो चीज दिखाया गया है इसमें। अब देखिए पॉलिटिकल व्यूज क्या है इसमें, इसमें कहीं ना कहीं एडम ने दिखाया है एक स्ट्रॉन्ग प्यूरिटन सपोर्टर ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वार। जब इंग्लिश सिविल वार चल रहा था उन्होंने उस चीज को दिखाने का प्रयास किया है। बहुत सारे हैं, ये नोटेबल पंपलेट्स भी लिखे थे, आपको बता दें एरोपेचेटिका क्या है, एक पैम्पलेट है, ये क्या है, एक पैम्पलेट है। ये पावरफुल डिफेंस फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस के देखो भाई, प्रेस की आज़ादी के लिए मतलब जो भी व्यक्ति मान लीजिए कुछ वर्क लिख रहा है उनकी आज़ादी के लिए इन्होंने ये लिखा था एरोपेजिटिका, समझ गए आप। लिटरेरी स्टाइल आपको पता है, ग्रैंड स्टाइल में लिखते थे मिल्टन, हमारे मिल्टन किस में लिखते थे, ग्रैंड स्टाइल में लिखा करते थे। ये क्लासिकल एल्यूजन है और ये रिच इमेजरी को दिखाते थे। इनके दूसरे वर्क जो है पैराडाइज रिगेंट, जो सैमसन एगोनिस्ट हैं, याद रखना है। और कुछ बातें, अब कभी कभी पूछते हो इंग्लिश सिविल वार किसके बीच हुआ था। मिल्टन के समय एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था सिविल वार, समझ रहे हैं किसके किसके बीच में हुआ। लो मैं बता दे रहा हूँ, सिविल वार कहीं ना कहीं रॉयलिस्ट के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, रॉयलिस्ट, जो रॉयल लोग रहते थे। और ये जो राजा चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे वो कौन थे, रॉयलिस्ट थे। जो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे वो रॉयलिस्ट थे, और दूसरे कौन थे, दूसरे जो तो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे उन्हें प्यूरिटन बोला जाता है। उन्हें क्या बोलता है, प्यूरिटन, जो सपोर्ट करते थे पार्लियामेंट को। तो ये वार कहीं ना कहीं 1642 से 1651 के बीच में हुआ था, समझ गए। रॉयलिस्ट कौन थे आप याद रखें, हमने अभी बताया, इनको आमतौर से कैवलियर्स पोएट कहा जाता है। इनको क्या जाता है, कैवलियर्स लोग या कैवलियर्स पोएट कहा जाता है, समझ गए। ये फ्रेंच वर्ड से आया हुआ शब्द है, कौन, कैवलियर्स। और कैवलियर्स का मतलब होता है एक प्रकार से योद्धा। कैवलियर्स का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से योद्धा ही होता है। पार्लियामेंटेरियंस कौन है, इन्हें हम राउंड हैंड्स भी कहते हैं इनको। जैसे कि मान लीजिए मिल्टन के समय में बाल कटाने की स्टाइल बड़े फेमस थे, स्वयं मिल्टन भी बाल लंबे लंबे रखते थे, आपको पता है। तो कुछ लोग थे बाल कटोरा साइड कटाते थे, उनको क्या कहा जाता है, राउंड हेड्स कहा जाता है, समझ गए। और ये भी नाम कहीं ना कहीं आप देखें हेयर कट से आया है, हेयर कट्स की वजह से पड़ा है ये नाम, समझ गए। और ये वार कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वेश्चन के ऊपर लड़ा गया था, पावर, रिलीजियन और इकोनॉमिक को पॉलिसी, ये चीजें भड़क रही थी कि भाई राजा हमारा जो है चार्ल्स फर्स्ट राज्य के बारे में नहीं सोचता, अपना जीवन शान शौकत से जी रहा है, इसको कोई तरीका नहीं है कैसे राजा राज्य करता है, इसको कुछ पता ही नहीं। इसीलिए मिल्टन लोग प्यूरिटन बने थे और प्यूरिटन लोग इसीलिए विद्रोह कर रहे थे चार्ल्स फर्स्ट का। ये आप इतिहास पढ़ेंगे जानकारी मिलेगी। बाकी वही सब बातें हैं, और क्या बताएं। प्यूरिटन कौन थे आपसे पूछता है, इतनी बार पूछा गया। प्यूरिटन जो है वो इंग्लिश का एक ग्रुप होता है, इंग्लिश कवियों का एक ग्रुप था, लोगों का ग्रुप था, जो 17वीं या 16वीं शताब्दी में क्या करते हैं, विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं, ये विरोध उनका करते हैं जो जैसे राजशाही हैं उनका विरोध करते थे। और किसका विरोध करते थे, और ये उनका भी विरोध करते हैं जो क्या कहते हैं, जैसे नकली धर्म को लेकर के लोगों से ठगा जा रहा है, उनका भी ये विद्रोह करते हैं। और इसी ग्रुप में हमारे मिल्टन जी भी थे, समझ गए आप। ये देख लो, इंग्लैंड के चर्च को रिफॉर्म करना चाहते थे 16वीं शताब्दी के जो प्रोटेस्टेंट्स थे, वो ग्रुप ही क्या था, प्यूरिटन था, समझ गए। ये राजशाही का भी विरोध करते थे। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड में विश्वास करते थे कि हर कोई समान है, हर कोई चर्च में जा सकता है। आपको पता है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदा थे तो पंडित लोग छोटी जातों को कहीं ना कहीं मंदिरों में नहीं जाने देते थे, कहते तुम बेकार जात हो, तुम दूर रहो। उसी तरीके, मेरी बात समझो, उसी तरीके हमारे मिल्टन जी भी कह रहे हैं कि बाइबल पे सबका अधिकार है, चर्च पे सबका अधिकार है, सबका जाएं। तो जो भी इसका सहयोग करते थे वो ग्रुप कौन था, प्यूरिटन ग्रुप था, समझ गए। याद रखना इस बात को। इसीलिए वो ये सब पे विरोध करते थे। ये आपके सामने कुछ विश्वास है, देख लीजिए भैया। उनका मानना था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड कहीं ना कहीं अधिक प्रोटेस्टेंट होना चाहिए। ये सब बातें हम आपको बता दिए। हिस्ट्री की बात करते हैं, और कुछ बातें हो गया भाई।
कैवलियर पोएट कौन थे, आपसे पूछा जाता है कैवलियर पोएट्स, ये भी जान लीजिए। कैवलियर पोएट्स क्या था, ये 17वीं शताब्दी का एक समूह था जो कहीं ना कहीं आम तौर से क्या करता है, राजा का जो सपोर्ट करते थे। चार्ल्स फर्स्ट का सपोर्ट करने वाले जो कवि थे वो कौन थे, कैवलियर पोएट्स थे। ये क्या लिखते थे, राजा के सम्मान में लिखते थे कविता कि आज जो है महाराज आज का आनंद उठा लीजिए, कल के बारे में मत सोचिए। इनका ये मानना था, समझ रहे, वो काफी तारीफें करते थे। कौन, चार्ल्स फर्स्ट का, समझ रहे। बाकी इनके जो पोएट्री वोएट्री थी वो लव पे रहती थी, समझ रहे हो, लव पे ज्यादा ही थीम रखती थी। बाकी अब क्या बताएं, तो आज के लिए दोस्तों इतना रहने देते हैं, हो गया खत्म। आज पे इतना रहते देते हैं। आज आपका जॉन मिल्टन हुआ खत्म। अब हमको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जितना हो सकता मैंने बताया भाई, बहुत कुछ बता दिया आपको। आज हम इस पे खत्म। कल से जॉन गाल्सवर्दी स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, जॉन गाल्सवर्दी। तैयार हो जाइए कल की क्लास के लिए, कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। नमस्कार।